सोचिए, एक ऐसा किरदार जो बिना झिझक किसी की जान ले, किसी को धोखा दे और फिर खुद हंसे। कौन है ये गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे रूथलेस विलन्स? इस वीडियो में हम काउंट करेंगे टॉप 5 ऐसे लोग जिनके सिर पर जुल्म का ताज है। वो किरदार जिन्होंने खौफ, धोखा और कत्ल का नया मतलब गढ़ा। इनकी रूथलेसनेस ने वेस्टेरोस की तकदीर बदली। रूथलेसनेस का मतलब होता है किसी पर अत्याचार करते वक्त दिल का ना धड़कना, एक तरह का साइकोपैथ। ये क्वालिटी हर घराने में अलग नजर आती है। लैनिस्टर्स, बोल्टन्स और टारगेरियंस अलग अलग तरह से दरिंदगी दिखाते हैं। बुक्स में हर किरदार के मोटिवेशंस डिटेल से दिखाए गए हैं। शो ने विजुअल्स का इस्तेमाल करके शॉक वैल्यू बढ़ाई। तो सबसे पहले नंबर 5, योरॉन ग्रेजॉय। अ फीस्ट फॉर क्रोज किताब में बेलन ग्रेजॉय की डेथ के बाद आयरन बॉन्ड लोग किंग्स मूट करते हैं, जिसमें चुना जाता है आयरन आइलैंड्स का अगला रूलर। यहाँ पर योरॉन खुलकर तो एडमिट नहीं करता कि उसने अपने बड़े भाई बेलॉन को मारा है, मगर हिंट देता है। बुक्स में सजेस्ट किया जाता है कि योरॉन ने बेलॉन को ब्रिज से गिराकर मार डाला। कुछ कहते हैं उसने ऐसा करने के लिए फेसलेस मैन को भेजा। लोग इस बात को एक ओपन सीक्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। सो किंग्समूट में योरॉन अपना बड़ा प्लान दिखाता है। वो एक ड्रैगन हॉर्न लेकर आता है, एक ऐसा मैजिकल हॉर्न जिससे ड्रैगन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कहता है कि हम वेस्टेरोस पर ऊपर से अटैक करेंगे, ड्रैगन्स को अपना बनाएंगे और पूरे कॉन्टिनेंट को लूटेंगे। वो यहाँ पर कहता है, आई एम द स्टॉर्म ब्रदर, द फर्स्ट स्टॉर्म एंड द लास्ट। उसकी ये सेल्फ इमेज दिखाती है कि वो सिर्फ एक पायरेट नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर बन चुका है। किताब में कुछ कैरेक्टर्स हैं, विक्टेरियन, एरन डेम्फायर। ये उसके एम्बिशन से डर जाते हैं क्योंकि उनको उसमें सिर्फ एक पायरेट नजर नहीं आता, बल्कि उसके प्लान्स और उसकी आंखों में कुछ सुपर नेचुरल और डेंजरस दिखता है। शो में किंग्समूट को बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे योरॉन खुलकर एडमिट करता है कि उसने बेलॉन को मारा। वो ज्यादातर एक एरोगेंट पायरेट की तरह दिखाया गया है। उसमें डेप्थ नहीं है, कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। शो में योरॉन अपनी आयरन फ्लीट के साथ अटैक करता है और यारा को किडनैप कर लेता है। एक ब्रूटल फाइट होती है जहाँ थियॉन डर कर भाग जाता है। वो अपनी भतीजी यारा के बारे में कहता है, आई विल कार्व हर नेम ऑन माई शिप्स सेल्स, यानी मैं उसका नाम अपनी शिप्स की सेल्स पर गढ़ूंगा। ये लाइन सिर्फ उसकी रूथलेसनेस ही नहीं, बल्कि उसके सैडिस्टिक प्राइड को भी रिफ्लेक्ट करती है। वो चाहता है कि लोग देखें कि वो अपनी खुद की फैमिली को भी नहीं छोड़ता। बुक्स में योरॉन एक मिथिकल विलन है, पायरेट, जादूगर और मैडमैन। उसकी शिप के ब्लैक सेल्स, क्रोज आई नाम सुनने वाले को डराते हैं। शो में योरॉन कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंट है। उसका साइकोपैथिक एटीट्यूड दिखाया तो गया है, लेकिन इसके अंदर कोई हॉरर या डार्क मैजिक वाली डेप्थ नहीं है। शो का योरॉन सर्सी का पॉलिटिकल प्यादा बन जाता है, जबकि बुक्स में वो अपने आप में एक खतरनाक थ्रेट है। जॉर्ज आर मार्टिन की आने वाली किताब द विंड्स ऑफ विंटर के कुछ चैप्टर्स रिलीज्ड हैं। इसमें एक चैप्टर का नाम है द फोरसेकन। इसी के जरिए हमें पता चलता है कि योरॉन ने अपने कुछ लोगों को काफी टॉर्चर किया है, जिसमें विक्टेरियन और एरन डेम्फायर का नाम शामिल है। योरॉन ने प्रीस्ट्स को मार के उनकी बॉडीज अपनी शिप्स के ऊपर लटकाई हैं। ऐसा करके उसने पूरे आयरन बॉन्ड कल्चर के रिलीजियस बिलीफ्स को खत्म किया है। चैप्टर के हिसाब से वो ड्रग्स लेता है, अपनी आंखों में ब्लैक शेड लगाता है। ये सब उसके पागलपन को दिखाता है। नंबर 4, जॉफ्री बराथियन। सीजन 1 एपिसोड 9 में नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग के पब्लिक स्क्वायर पर लेकर जाया जाता है। सर्सी और बाकी लोग चाहते हैं कि नेड को मर्सी मिले क्योंकि वो कन्फेशन करने वाला है। सैंसा स्टार्क भी जॉफ्री के सामने झुकती है, अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगती है। जॉफ्री बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, ब्रिंग मी हिज हेड। ये एक लाइन गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी दुनिया को हिला देती है। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, जॉफ्री का पर्सनल सेडिज्म और ताकत के नशे में चूर मेंटालिटी का प्रूफ था। किताब में नेड के इंटरनल मोनोलॉग से हमें पता चलता है कि उसे इस बात का अंदाजा था। जॉफ्री भले ही एक टीनेजर है, लेकिन काफी रूथलेसनेस के साथ कमांड करता है। अपने पिता रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क की दोस्ती को तो भूलता ही है, बल्कि पूरे वेस्टेरोस के रूल्स को भी तोड़ देता है। वेस्टेरोस के ट्रेडिशन के हिसाब से नोबल हाउसेस के प्रिजनर्स को या तो वॉल पर एग्जाइल किया जाता है या फिर कैद किया जाता है, लेकिन जॉफ्री ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया। इसी फैसले के बाद स्टैनिस और रॉब स्टार्क की वॉर्स भी शुरू हुई। किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर रॉबर्ट बराथियन के बास्टर्ड बच्चों को ढूंढ कर मारा जाता है। जेनरी
जो एक लोहार है उसे भी मारने की कोशिश होती है, लेकिन वो बच निकलता है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जॉफ्री का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हाथ था। अ क्लैश ऑफ किंग्स किताब में भी बास्टर्ड किलिंग का जिक्र होता है। लिटिल फिंगर और बाकी कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि रॉबर्ट के नाजायज बच्चों को सिस्टमैटिकली मारा जा रहा है। ये सब सर्सी और जॉफ्री का जॉइंट पावर मूव था, जिसमें जॉफ्री की क्रूरटी भी छुपी थी। जॉफ्री एक टिपिकल बिगड़ा हुआ रॉयल चाइल्ड नहीं है, वो डेंजरस लेवल पर नार्सिसिस्ट और सेडिस्ट है। उसने कभी जंग का मैदान या मुश्किलें नहीं देखी, बस पैलेस पॉलिटिक्स और अपनी माँ के जरूरत से ज्यादा किए गए लाड प्यार के बीच में पला बढ़ा। अगर कोई उसकी ईगो हर्ट करे तो वो अचानक से बहुत वायलेंट डिसीजंस लेता है। उसे लगता है हर चीज पे उसका हक है। रॉयल ब्लड का होने की वजह से जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि वो जेमी और सर्सी का बेटा है, रॉबर्ट बराथियन की जायज औलाद नहीं है, वो इनसिक्योर हो जाता है और घबरा कर फैसले करता है। उसको दूसरों की तकलीफ देखकर सुकून मिलता है। नेड की मौत, सैंसा को टॉर्चर करना, ये सब उसके ट्विस्टेड दिमाग का हिस्सा है। जॉफ्री बराथियन एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि पावर बिना मैच्योरिटी के किस तरह बर्बादी ला सकती है। नंबर 3, टाइविन लैनिस्टर। टाइविन के लिए इंसान की लाइफ सिर्फ एक चेस पीस है। अगर अपनी फैमिली लेगेसी और पॉलिटिकल पावर के लिए सैक्रिफाइस करनी पड़े तो वो जरूर करेगा। टाइविन की कोल्ड कंट्रोल ट्रूथलेसनेस ब्लैक वाटर बैटल के बाद में क्लियर होती है। बैटल जीतने के बाद टाइविन किंग्स लैंडिंग आता है। सब लोग उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन टाइविन खुद इमोशनलेस है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 4 एपिसोड 2 द लायन एंड द रोज में जॉफ्री की मौत सबके लिए शॉकिंग थी, लेकिन टाइविन ने अपना टिपिकल कोल्ड मास्टरमाइंड एटीट्यूड मेंटेन रखा। जब पूरा हॉल घबराया हुआ था, टाइविन आराम से सर्सी को साइड में लेकर जाता है। कहता है, द किंग इज डेड बट द किंगडम मस्ट सर्वाइव। ये लाइन परफेक्टली टाइविन का माइंडसेट सामने रखती है। यही कि लोग आते जाते रहते हैं, पर पावर और लेगेसी बची रहनी चाहिए। जॉफ्री चाहे कितना भी लैनिस्टर ब्लड कैरी करता हो, अगर वो वीक लिंक है या मर गया, टाइविन उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता। उसका फौरन फोकस शिफ्ट हो जाता है टॉमन पे। उसको कंट्रोल करने, ग्रूम करने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स किताब में भी टाइविन का रिएक्शन बहुत ही कैलकुलेटिंग दिखाया गया है। जॉफ्री की मौत के बाद टाइविन ने कोर्ट रूम और काउंसिल मीटिंग्स में इमोशनल ब्रेकडाउन या पैनिक नहीं दिखाया। टीरियन ऑब्जर्व करता है कि टाइविन फौरन पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की प्लानिंग में लग गया है। टाइविन के लिए पावर और फैमिली की लेगेसी सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्सनल फीलिंग्स नहीं। वो अचानक से कोई फैसला नहीं करता, हर कदम कैलकुलेटेड है। वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचता है। चाहे उसके अपने बच्चे हों, जेमी, टीरियन या सर्सी, वो उसके तरीकों को पसंद करें या नहीं, टाइविन के लिए फैमिली की इज्जत और कंट्रोल सबसे ऊपर है। नंबर 2, सर्सी लैनिस्टर। सर्सी की रूथलेसनेस दिखाई जाती है, जो अपने पिता की तरह पावर या लेगेसी के लिए नहीं, बल्कि दिल में बैठे डर की वजह से है। सर्सी को लगता है कि सारे लोग उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। टायरल्स, हाई स्पैरोज, कोर्ट के लॉर्ड्स, हर कोई। इस डर के चक्कर में सर्सी वाइल्डफायर को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाती है। उसका प्लान सिंपल है, अगर कोई उसे ओपनली चैलेंज करेगा तो वो पूरा शहर आग में जला देगी, जैसा मैड किंग एरिस चाहता था। वो कहती है, दे विल बर्न बिफोर दे सी मी फॉल। ये लाइन सर्सी का रूथलेस थॉट प्रोसेस सामने रखती है। गेम ऑफ थ्रोन सीजन 6 एपिसोड 10 में सर्सी का वाइल्ड फायर प्लान दिखाया गया, जो एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बन गया। हाई स्पैरो और बाकी लोग सेप्ट ऑफ बेलर में इकट्ठा होते हैं। सर्सी ने कायबर्न के जरिए सब कुछ सेट कर दिया था। जब सेप्ट एक्सप्लोड होता है, पूरा किंग्स लैंडिंग हिल जाता है। हाई स्पैरो डेड, मार्जरी टायरल डेड, टायरल लेगेसी खत्म, फेथ मिलिटेंट खत्म। सर्सी की रूथलेसनेस पीक पे दिखाई गई। वो ना सिर्फ एनिमीज को मारती है, बल्कि मास मर्डर करके अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बचाती है। जब कायबर्न उसे आकर बताता है कि हाई स्पैरो मर चुका है, सर्सी वाइन पीती है और मुस्कुराती है। कई 100 लोग मारे गए, लेकिन सर्सी के चेहरे पर सिर्फ सुकून। ये एक ऐसी इमेज थी जो उसे शो की सबसे रूथलेस पॉलिटिकल प्लेयर बनाती है। अ फीस्ट फॉर क्रोज किताब में सर्सी का 5वां चैप्टर है। इसमें उसकी बेवकूफी की वजह से फेथ ऑफ द 7 उसे अरेस्ट करते हैं। उस पर अडल्ट्री, इंसेस्ट और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के इल्जाम लगते हैं। हाई स्पैरो उसे वॉक ऑफ शेम करने पर मजबूर करता है। पूरे किंग्स लैंडिंग के सामने बिना कपड़ों के उसकी बेइज्जती होती है। तब उसके अंदर की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। उसकी रूथलेसनेस और ज्यादा गहरी और खतरनाक शेप लेती है।
बुक में सर्सी के इंटरनल मोनोलॉग से पता चलता है कि वो सबक नहीं सीखती बल्कि और ज्यादा खतरनाक बनने की कसम खाती है। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 एपिसोड 10 में ये सीन और भी ज्यादा ब्रूटल दिखाया गया है। लीना हेडी के एक्सप्रेशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस वॉक को टीवी हिस्ट्री का सबसे हॉन्टिंग मोमेंट बना दिया था। जिस तरह लोग उस पर कूड़ा फेंक रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे, उस वक्त सर्सी के अंदर सिर्फ एक इमोशन था, बदला। जब वो रेड कीप वापस पहुंचती है, उसके चेहरे पर दिखाई देता है हर्ट ईगो, क्रश्ड प्राइड और एक साइलेंट प्रॉमिस। सबको उनकी औकात याद दिलाऊंगी। नंबर 1, रैमजी बोल्टन। अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स किताब में थियॉन का चैप्टर है और अ डांस विद ड्रैगन्स में रीक का चैप्टर। रैमजी स्नो, जो शुरुआत में रूस बोल्टन की सिर्फ बास्टर्ड औलाद थी, इसीलिए उसका सरनेम स्नो था। जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो हम उसे रीक के तौर पर देखते हैं। बाद में पता चलता है कि ये इंसान सिर्फ दर्द नहीं देता, लोगों की आइडेंटिटी छीन लेता है। थियॉन ग्रेजॉय को पकड़ने के बाद रैमजी उसके हाथ पैर तो तोड़ता ही है, बल्कि उसका नाम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी एग्जिस्टेंस सब कुछ छीन लेता है। थियॉन अपनी असली पहचान भूलकर सिर्फ रीक बन जाता है, एक टूटा हुआ शख्स जिसके अंदर सिर्फ रैमजी का डर बसता है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 3 एपिसोड 6 में रैमजी का रूथलेस कैरेक्टर और भी ज्यादा डरावना बना जब वो अपने कुत्तों का जिक्र करता है। वो कहता है कि मेरे कुत्ते भूखे हैं। देखते हैं सबसे पहले वो तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा खाएंगे। इस एक लाइन में रैमजी का शौक, पावर ट्रिप और दिमाग का गेम साफ दिख जाता है। टॉर्चर सिर्फ बॉडी पे नहीं, माइंड पर भी। शो में थियॉन की आइडेंटिटी का स्लो ब्रेकडाउन दिखाया जाता है, कैसे वो अपने नाम से लेकर अपनी हिम्मत तक सब कुछ खो देता है। वहीं गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 एपिसोड 9 बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में रैमजी स्टार्क परिवार के सबसे छोटे बेटे रिकॉन स्टार्क को फ्रंट पर लाता है, जिससे जॉन इमोशनली ट्रिगर होता है। उसके बाद वो रिकॉन को बचकर भागने का मौका देता है और फिर सबके सामने तीर से मार डालता है। जॉन को पकड़ने की उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स भी खतरनाक थी। ह्यूमन शील्ड वॉल, यानी घेर कर दम घोंट देना। रैमजी के लिए जंग भी एक ट्विस्टेड गेम है। वो जीतने से ज्यादा दूसरे को मेंटली तोड़ने में मजा लेता है। जब उसका गेम फेल होता है तब भी उसके लास्ट वर्ड्स में वो ओवर कॉन्फिडेंट और सेडिस्ट नजर आता है। रैमजी का पागलपन वाला नेचर उसकी पैदाइश से ही शुरू होता है। रूस बोल्टन ने उसे कभी प्रॉपरली अपना बेटा नहीं माना, इसीलिए वो दुनिया को अपनी हैवानगी से इम्प्रेस करने लगा। रूस बोल्टन ने जब नाम और इज्जत दी तो रैमजी ने दर्द और डर को चुना, चाहे खाल खींचना हो, शिकार का खेल हो या जंग का मैदान। रैमजी सामने वाले को टॉर्चर तो करता ही था, इंसान की उम्मीद ही खत्म कर देता था ताकि सामने वाला मेंटली उसका गुलाम बन जाए। किताबों के जरिए हमें पता चलता है कि रैमजी में किसी तरह का रिग्रेट या गिल्ट नहीं है। वो प्योर साइकोपैथ है जिसके लिए दर्द देना एक हॉबी है। रैमजी को कई लोग जॉफरी बराथियन से कंपेयर करते हैं, लेकिन क्लियर है कि रैमजी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो सिर्फ एक बिगड़ी हुई औलाद नहीं है, एक कैलकुलेटेड सेडिस्ट है। वॉचरोस को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अमेज़न की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।